नमस्कार विद्यार्थियों। हम अपने पूर्व के वीडियो के अंतर्गत वृक्षों में पाई जाने वाली वितान संरचना के प्रकार एवं वितान संरचना को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम बीजधारी पौधों में वृक्ष स्वभाव का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वृक्ष से हमारा तात्पर्य है कि ऐसे वुडी जो काष्ठीय कहते हैं बहुवर्षीय पादप जो स्वयं सीधा खड़ा रहने में समर्थ हो, जिसमें एक मुख्य तना हो, तो इस प्रकार के पादप को हम है जो वृक्ष कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब वृक्ष की बात आती है तो हमारे मानस पटल पर ये चीज़ आ जाती है कि वृक्ष है जो एक बहुत बड़ा पादप होगा जिसमें एक मुख्य तना होगा और वो है जो एक काष्ठीय प्रवृत्ति का पादप होगा। तो अगर हम उद्यान विज्ञानियों के अनुसार अगर देखें तो सामान्यतः उनका ये मानना है कि ऐसा पादप जो कि 6 मीटर से अधिक ऊंचाई का हो और जिसमें एक मुख्य तना हो और मुख्य तने के बाद में उसके ऊपर से जो अन्य शाखाएं निकल रही हो, तो इस प्रकार के पादप को हम वृक्ष कहते हैं। इसके विपरीत जो झाड़ियाँ होती है वह वृक्षों की तुलना में कम हाइट वाली एवं साथ ही साथ उसमें एक मुख्य तने की अपेक्षा जमीन की सतह के पास से कई सारे तने एक साथ में बंच के रूप में निकलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि छुप या झाड़ी को हम वृक्ष का एक लघु प्रतिरूप मान सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक वृक्ष है मैंजीफेरा इंडिका और ये आप जो दूसरा एक और देख रहे हैं वृक्ष मेलिग्नोनिया। अब आप देखो यहाँ पर जो छुप है इसके अंदर है जो जमीन की सतह के पास से कई सारे तने हैं जो एक साथ में निकलते हैं। यहाँ पर जो आपको झाड़ी दिखाई गई है केलोट्रोपिस प्रोसेरा की, इसके अंतर्गत आप देख रहे हो एक मुख्य तने के पास से जमीन के पास से कई सारी शाखाएं निकल जाती हैं और एक झाड़ी के रूप में हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर है जो वृक्ष, तो इसके अंदर एक मुख्य तना होता है और उसके बाद में इसके ऊपर है जो अन्य शाखाएं पाई जाती है। तो यहाँ पर छुप, झाड़ी और वृक्ष का आपको जो आकारिक की तौर पर तुलनात्मक रूप से है जो व्यू दिखाया गया है। अब इसके अलावा कई वैज्ञानिक वृक्षों के जब हाइट की बात करते हैं उनके अनुसार कुछ पौधे ऐसे भी हो जैसे कठहलताएं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं चित्र के अंतर्गत, एवं दूसरे अन्य भी कई सारे आरोही पौधे हैं जो दूसरे किसी प्लांट के ऊपर आरोहण करके ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। तो ये ऊंचाई में तो वृक्षों के समान या उनसे भी अधिक हो सकते हैं, लेकिन इनको है जो हम वृक्ष कैटेगरी के अंतर्गत नहीं रखते हैं। कैसे कह सकते हैं, इनको वृक्षों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। उस तरह से ये आरोही पौधे जैसे ये रूट अपस्थानिक जो रूट निकलते हैं उसके सहारे है जो किसी अन्य पौधे के सहारे से ऊपर की ओर आरोहण कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पान पाइपर बेटल जो है उसकी ये प्लांट है। उसके अलावा जो केला होता है, केले के पौधे को भी हम वृक्ष नहीं मान सकते क्योंकि इसका तना काष्ठीय नहीं होता है, बल्कि इसका जो तना है, जो मुख्य तना जो हम देख रहे हैं, इस तने का जो निर्माण होता है वो पर्णवृंतों के आधारीय
भाग होते हैं उनके आपस में जुड़ने से होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं बांस, जो कि आप देख रहे हो ये भी है जो हाइट में तो कई मीटर तक 25 मीटर से भी अधिक होते हैं, लेकिन ये है जो इनके अंदर जमीन के पास से कई सारे तने एक साथ बंच में गुच्छे में निकलते हैं, तो इसे बांस को भी हम जो वृक्ष की कैटेगरी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते। तो इस प्रकार से हम वृक्ष के अंतर्गत उन्हीं पादपों को सम्मिलित करते हैं जो काष्ठीय हो और जिनका एक मुख्य तना हो और जिनकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर के करीब हो और उनमें शाखन है जो बाद मुख्य तने से ऊपर की तरफ है जो हो, तो उस प्रकार के पादप को हम वृक्ष बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो वर्तमान में हमें वृक्ष देख रहे हैं, तो इन पादप स्वरूप का किस प्रकार से विकास हुआ है। तो वृक्ष सभ्यों का जो विकास हुआ है वह वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक जो काल में जब वृक्षों का जो विकास हो रहा था, उस विकास से पहले सबसे पहले जो स्थलीय पादप थे वो मोस थे। और मोस जिसे हम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ये भूमि की सतह के बिल्कुल नज़दीक और जहाँ आर्द्रता अधिक होती है उसे ऐसे स्थानों पर और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। साथ ही इनके जो पादप शरीर है वो थैलस के रूप में होता है और उनकी थैलस की ऊंचाई होती है वो बहुत ही कम होती है। अतः स्वाभाविक तौर पर हम देखते हैं कि इन पौधों के अंदर पादप शरीर में संवहन ऊतक की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि पादप शरीर का आकार छोटा होने के कारण साथ ही ये ज़मीन से चिपके रहते हैं, इसलिए पर्याप्त जल मात्रा की उपस्थिति में ये अपने पादप शरीर के द्वारा जल को अवशोषित करके अपनी आवश्यकता को पूर्ण कर लेते हैं। इसलिए इन पौधों के अंदर संवहन ऊतकों की आवश्यकता की महसूस नहीं की गई। फिर हम आगे अगर देखते हैं तो स्थलीय पौधों का जो विकास का क्रम हम अगर देखते हैं तो ब्रायोफाइटा के बाद में नेक्स्ट जो हम देखते हैं टेरिडोफाइटा हमारा ग्रुप आता है। टेरिडोफाइट से जो स्थलीय पादपों के अंदर विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि इन पौधों के अंदर संवहन ऊतकों का विकास हमें देखने को मिलता है, इसलिए हम इन्हें ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं। जैसे जैसे पौधों के अंदर विकास का क्रम आगे बढ़ने लगा स्थलीय पादपों के अंदर, और इनकी है जो जलाशयों से अर्थात जल स्रोतों से दूर अपेक्षाकृत शुष्क आवासीय परिस्थितियों में जब इनके जीवन व्यापन करने की प्रवृत्ति विकसित हुई, तो इनके अंदर है जो उन शुष्क परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करने के लिए इनके अंदर संवहन ऊतकों का विकास होना प्रारंभ हुआ। तो संवहनी पौधों के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं तो फर्न्स जो होते हैं उनके अंतर्गत हमें संवहन ऊतक का विकास देखने को मिलता है, जिनके अंतर्गत स्थलीय परिस्थितियों के अनुसार इन पादपों में जमीन से जल को पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाने के लिए इनके अंतर्गत जाइलम है जो पाया जाता है और भोज्य पदार्थों के संचरण के लिए फ्लोएम ऊतक इत्यादि पाए जाते हैं। लेकिन फिर हम बात करते हैं फर्न और टेरिडोफाइट, जो हम पहले देख चुके हैं। ये फर्न और टेरिडोफाइट अपने आप को संपूर्ण रूप से विकसित स्थलीय पादपों की श्रेणी में नहीं रख पाए, क्योंकि इनके अंदर इतने फर्न्स के अंदर ब्रायोफाइट्स के अंदर तो संवहन ऊतक की अनुपस्थिति रहे, लेकिन फर्न्स के अंदर जो संवहन ऊतक उपस्थित थे वह अधिक शुष्क परिस्थितियों में अपने आप को सक्षम रूप से स्थापित नहीं कर पाए। विकास के स्थलीय पादपों के विकास के क्रम में
जब हम आगे की तरफ देखते हैं तो सबसे अधिक जो अनुकूलताएं हमें देखने को मिली, या ऐसे कह सकते हैं जिन पादप समूह ने अनुकूलताएं विकसित की स्थलीय परिस्थितियों के अनुसार, वो पादप है जो बीजधारी पादप है, यानी ऐसे पौधे जिनके अंदर बीजों का निर्माण होता है। तो इन बीजधारी जो सहावनी पादप है, इनके अंतर्गत विशेष रूप से हम आजकल के वर्तमान में जो वनस्पति देख रहे हैं चारों ओर, वो है आवर्त बीजी पादप। जैसे यहाँ पर आप एक है जो बरगद का पेड़ देख रहे हैं, इसके अंदर मुख्य तना है, अन्य कई प्रकार के ऊपर है जो शाखाएं इत्यादि देखने को मिल रही है। और उसके अलावा बीजधारी पादपों का जो अन्य दूसरा ग्रुप है वो है अनावर्त बीजी, यानी ये भी है जो पादप बीज धारण करते हैं लेकिन इनके अंतर्गत बीज फल के अंदर बंद नहीं होते हैं, अनावर्त यानी बीज है जो नग्न होते हैं। तो ये जो बीजधारी पादपों के दो समूह हैं, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी, इन पादपों के अंदर स्तरीय प्रवृत्ति का हमें जो अधिक विकास, या ऐसे कह सकते हैं कि इन पादप समूह के अंतर्गत स्तरीय परिस्थितियों में अपने आप को जिंदा रखने के लिए अधिक अनुकूलताएं पाई जाती है, या ऐसे कह सकते हैं अधिक विकसित अनुकूलन पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये पौधे शुष्क स्तरीय परिस्थितियों में अपने आप को स्थापित करने में सक्षम हुए। अब हम देखते हैं कि बीजधारी पादपों के अंदर पाए जाने वाले कौन से महत्वपूर्ण स्थलीय अनुकूलन है, या ऐसे कहें कि बीजधारी पादपों ने विकास के क्रम में अपने आप को शुष्क स्थलीय परिस्थितियों में स्थापित करने के लिए कौन से है जो अनुकूलन विकसित किए, जिसके फलस्वरूप ये आज वर्तमान में अपने आप को सफलतम पादप समूह के रूप में इस पृथ्वी पर स्थापित कर पाए। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले है सुविकसित मूल तंत्र, यानी इन पादप समूह जो बीजधारी है, अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी, इन पादपों के अंतर्गत इनका मूल तंत्र बहुत ही अधिक विकसित, भली भांति फूला हुआ और है जो भूमिगत अधिक गहराई तक होता है। फिर है सहवन उत्तक तंत्र की उपस्थिति। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण अनुकूलन है वो है सहवन उत्तक तंत्र की उपस्थिति, यानी जाइलम और फ्लोएम। क्योंकि वृक्ष का जो आकार है बहुत बड़ा होता है और इस पूरे पादप शरीर तक सहवन अपने जल एवं खनिज पदार्थों के साथ साथ भोज्य पदार्थों का सहवन करने के लिए सहवन उत्तक तंत्र का विकसित होना अति आवश्यक है। तो इन पौधों के अंदर सहवन उत्तक तंत्र है जो उपस्थित थे, जो इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम थे। फिर है विकसित यांत्रिक उत्तक तंत्र, यानी इन पादप समूह के अंतर्गत वेल डेवलप्ड मैकेनिकल टिश्यूज है ना, जैसे स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा इत्यादि प्रकार के जो उत्तक होते हैं, जो कि पौधे को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करते हैं, प्राकृतिक प्रतिरोध जो होते हैं है ना, वायु इत्यादि के, उन सबको सहन करने के लिए पौधों में यांत्रिक उत्तक पाए जाते हैं। एदा द्वारा द्वितीयक वृद्धि, वृक्षों के बहुत बड़े आकार के लिए द्वितीयक वृद्धि का होना आवश्यक है। द्वितीयक वृद्धि के द्वारा ही ये तो एक पादप एक वृक्ष में अपने आप को विकसित करता है। तो इन बीजधारी पौधों के अंदर द्वितीयक वृद्धि का भी पाया जाना एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है, जिसके फलस्वरूप ये है जो स्थलीय परिस्थिति में अपने आप को स्थापित कर पाए। कोमल उत्तक की रक्षार्थ कोरक एवं परितक उपस्थित है। इन पादपों के अंतर्गत इनके वायुवीय भागों में पाए जाने वाले जो कोमल उत्तक होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए इनके अंदर कोर्क एवं पेरिडर्म इत्यादि उपस्थित होते हैं। लघु बीजाणुओं का निर्माण अधिक संख्या में होता है, यानी निषेचन को सुनिश्चित करने के लिए इन पौधों के अंतर्गत परागकणों का अधिक संख्या में निर्माण होता है, ताकि यथासंभव निषेचन को सुनिश्चित किया जा सके। परागकण अंकुरित होकर नर युग्मकों में विकसित होते हैं, यानी इन बीजधारी पादपों के अंदर परागकण जो होते हैं वह अंकुरित होकर के मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं। गुरु बीजाणुधानी का रूपांतरण बीजांड में तथा मादा युग्मकों का विकास भी बीजांड में ही होता है। कहने का मतलब है कि बीजांड जो गुरु बीजाणुधानी है उसको वो तो बीजांड में रूपांतरित होता है तथा
जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसका विकास भी बीजांड में ही होता है। निषेचन आंतरिक होता है, तो इसके अंतर्गत परागनलिका नाल युग्मनी प्रक्रिया द्वारा नर युग्मकों को मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका तक पहुंचाती है। यानी इनके अंदर जो जलीय पौधे होते हैं उनके अंतर्गत निषेचन हमें बाह्य तौर पर देख सकते हैं, लेकिन इन पौधों के अंतर्गत जो निषेचन की प्रक्रिया है वो आंतरिक होती है, और पराग नलिका जो होती है परागकणों से निकलती है, वो पराग नलिका के अंदर है जो नर युग्मक है जो मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका तक पहुंचते हैं। निषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज जब अंकुरित होता है तो उससे भ्रूण का निर्माण होता है तथा बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो समस्त अनुकूलन है, इन अनुकूलनों के फलस्वरूप ही ये बीजीय पादप अपने आप को शुष्क परिस्थितियों में स्थापित कर पाए और वर्तमान में अपने आप को एक विकसित वनस्पति के रूप में स्थापित कर सके। निष्कर्ष के रूप में हम बात करें तो विकसित बीज प्रवृत्ति एवं सहवन उत्तक की उपस्थिति के कारण पुष्पधारी पादप इस पृथ्वी पर स्वयं को एक प्रभावी वनस्पति के तौर पर स्थापित करने में सक्षम हुए। स्थलीय पौधों में यांत्रिक उत्तकों का विकास एवं द्वितीयक वृद्धि का पाया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिलक्षण था, जिसके फलस्वरूप इन पौधों में वृक्ष प्रवृत्ति का विकास हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से बीजधारी पौधों में वृक्ष प्रवृत्ति का विकास हुआ। इस वृक्ष प्रवृत्ति के विकास में सवन उत्तक की उपस्थिति एवं द्वितीयक वृद्धि दो महत्वपूर्ण कारक रहे, जिसके फलस्वरूप ये वनस्पति वर्तमान में अपने आप को वृक्ष स्वरूप में विकसित कर सके। अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम समानांतरण एवं सम्मिलन यानी किस प्रकार से वृक्ष प्रवृत्ति का विकास हुआ है उसका विकासीय दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।